अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक। आयनिक बॉन्ड एक केमिकल चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा प्रीवियस चलते हैं कि हमने बात की जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। मतलब वो प्रेफर करती हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। इसके मुकाबले में जो नॉन मेटल्स होती वो प्रेफर करती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। और हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है वो मेटल के लिए बहुत कम आती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं कि हमने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ज़ाहिर सी बात है मेटल जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं लूज़ करना इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से उनकी जो वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो बहुत ही कम आएगी। तो इसका मतलब है कि जो मेटल होती हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इनकी जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन जो वैल्यू है वो बहुत ही कम आई हो गया। उसके मुकाबले में अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जो होती हैं ये प्रेफर करती हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना पसंद करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहलाती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करती हैं। और इनके लिए हमने बात की थी जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी आखिरी शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, रिलीज़ होती है या इन होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रो अफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इनकी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो हाई आएगी। तो मेटल होंगी दो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली और नॉन मेटल हो गए हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले। तो इस तरीके से एक चीज़ जो है वो चाहती है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, एक उसके मुकाबले में चीज़ है वो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इस तरीके से दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। एक ने लूज़ किया, दूसरे ने उसको पकड़ लिया। इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम क्लोराइड जो है, पोटाशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मेटल है। ये पहले ग्रुप का मेंबर है और जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बताता है कि किसी चीज़ के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो फर्स्ट ग्रुप का होगा उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ग्रुप का होगा उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे का होगा उसके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो पीरियड होता है वो हमें नंबर ऑफ़ शेल्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ़ शेल, जिसका जितना पीरियड नंबर उसमें उतने ही शेल। शेल को हम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। शेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। तो जो पीरियड होगा वो हमें बताएगा कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल हैं। तो जो पोटाशियम है ये 4 पीरियड का मेंबर है और 4 पीरियड का मतलब है इसके इसमें 4 शेल होंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने इसके 4 शेल लिखे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे आगे वाले में 8 आते हैं, उससे अगले में 14 आते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से हम फिल करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंप्लीट शेल की तो एक जो पी होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो एस होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पोटाशियम की तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है।
तो 19 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। यहाँ पे अगर आप चेक करें 2 एंड 2 4 एंड 10 6 10 तो 12 और इस तरीके से 4s1 ये हमारे पास आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका अगर आप चेक करें तो एक शेल ये है, दूसरा शेल ये है, तीसरा ये है और 4 वाला ये है। 4 में एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमने इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 2 8 8 एंड 1। 1 का मतलब ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से लिखी हुई और ये हमने उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप चेक करें तो इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट हो गया और उसके मुकाबले में हमने क्लोरीन ली है। क्लोरीन जो है ये ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है, तो इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो पीरियड नंबर है क्लोरीन का वो तीसरा है, थर्ड वाला, तो इसका मतलब इसमें 3 शेल होंगे। उसी लिहाज से हमने 1 2 और 3 इसके शेल बनाए हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने उसी लिहाज से लिखी है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आगे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन क्यों? कि ये ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है। उसके बाद अब हमने बात करनी है, ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। हमने बात की कि ये जो होता है मेटल जो होती है ये प्रेफर करती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, इस वाले शेल में आ जाएगा। तो क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अकेला है तो इसको हम इसके पास ले आते। तो इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया मेटल ने और ये जो नॉन मेटल है उसने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि कंप्लीटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब ये काम हो जाता है तो इसका एक शेल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो भी निकाल दिया, शेल कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रा की हुई है, 3 शेल बाकी रह गए हैं। पहले 4 थे, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो 3 शेल रह गए। इसी तरह क्लोरीन का भी 3 शेल रह गए। अगर आप दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, यहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो हमने बात ये भी की थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि जो स्टेबिलिटी है ना, कोई भी एलिमेंट जो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है या शेयर करता है। तो ये काम करने के बाद वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कंसीडर की जाती है, मतलब वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 288 पोटाशियम जब केटायन बना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एनायन की फॉर्मेशन हो गई और इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये दोनों की दोनों जब अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 18 और जो पीरियोडिक टेबल में 18 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो आता है हमारे पास आर्गन। का मतलब है कि दोनों ने, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया एक ने गेन किया और उन्होंने आर्गन की
कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हासिल कर ली है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से इनका बॉन्ड भी बन गया है। हमने बात की थी कि बॉन्ड क्यों बनता है, टू गेट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी उन्होंने गेन कर ली है। कैसे हमें पता चला? उन्होंने आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर ली। अब ये जो पोटाशियम क्लोराइड का ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये वाला, ये इसका स्ट्रक्चर है पोटाशियम क्लोराइड का, जो कि एक आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं। अब मैग्नीशियम जो है ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में। सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इसका मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और थर्ड पीरियड का मेंबर है। पीरियड जो होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में। इसका मतलब इसमें 3 शेल होंगे। ठीक हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में हैं और ये हमने ऑक्सीजन बनाया है। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। इसका मतलब ग्रुप आखिरी इसके शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और पीरियड नंबर 2 के मेंबर है, तो इसका मतलब इसके 2 शेल होंगे। इसी तरह हमने 2 इसके शेल ड्रा किए। अब ये जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल है सेकंड ग्रुप का, और ये प्रेफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। क्या करेगा? ये आखिरी शेल से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज़ किए हैं और वही इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन ने गेन कर लिए हैं। तो ऑक्सीजन O नेगेटिव में चला गया है और मैग्नीशियम +2 में चला गया है। अगर यहाँ पे आप चेक करें इनकी कॉन्फ़िगरेशन अब जो लिखी है हमने नीचे वाली, आखिरी शेल जो है वो एम्प्टी रह गया है। इसको हम ऐसे, क्योंकि उसमें अब इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, उसको हम ऐसे रेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप चेक करें तो दोनों का साइज़ भी सेम हो गया है और कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों की सेम हो गई है। इसने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो केटायन की फॉर्मेशन हुई, और इसने क्या किया? वही 2 इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम ने लूज़ किए थे उसने गेन कर लिए। इस तरीके से O नेगेटिव बन गया और ये जो मैग्नीशियम था ये +2 चार्ज बन गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों की, इसकी और इसकी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें ये एटॉमिक नंबर बनता है 10, और 10 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 के साथ होता है। तो इन्होंने भी क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए एक ने, और उसने भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, और एक ने गेन किए तो उसने भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। तो इस तरीके से इन्होंने बाय 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो गया इसमें। तो ये जो बॉन्ड बना है अब, ये एक आयनिक बॉन्ड है। उसके अलावा भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। कैल्शियम है हमारे पास, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 4 शेल हैं इसके, और कुल मिला के इसका 20 एटॉमिक नंबर बनता है। और जब ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये केटायन बन जाएगा। इसी तरह एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, थर्ड ग्रुप का मेंबर है। इसी तरह ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और सल्फ़र है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस तरीके का बन जाएगा। और अगर आप इनको कंबाइन करना चाहते हैं, लेट्स से अगर कैल्शियम जो है इस ऑक्सीजन से मिलता है, तो ये हमने एग्जांपल जो है वो कर ली है। अगर हमारे पास यही कैल्शियम ऐसे से मिलता है तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। क्यों? कि इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने लूज़ किए सल्फेट ने, सल्फर ने ले लिए, तो ये एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि एल्यूमीनियम अगर ऑक्साइड के साथ मिलता है, तो एल्यूमीनियम के साथ है +3 चार्ज, और ऑक्साइड ऑक्सीजन के पास है O -2। और ये अगर आपने पढ़ा हो कि चार्ज ट्रांसफ़र
एक्सचेंज कैसे करते हैं चार्ज को हम, तो इसका जो चार्ज होता है पहले का वो दूसरे के साथ लिखते हैं और पहले सेकंड वाले का पहले के साथ लिखते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाता है, Al ऑक्सीजन के ऊपर 2 है तो वो चार्ज एलुमिनियम के साथ आ जाएगा, और एलुमिनियम के ऊपर +3 है तो वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, O3। इस तरीके से एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से आप जो है एलुमिनियम सल्फाइड भी बना सकते हैं, Al+3 और सल्फर के ऊपर -2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो अगर आप इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, ये वाला +3 इसके साथ चला जाएगा और सल्फ़र का जो -2 है वो इस एलुमिनियम के पास आ जाएगा, तो ये इस तरीके का बन जाएगा, एलुमिनियम 2 सल्फ़र 3। इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सॉलिड फेज़ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और आयनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है केमिस्ट्री के अंदर, वो आयनिक बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के दरमियान बना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान होती है। जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इसी का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है, आखिरी इलेक्ट्रॉन का, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और जो आयनिक क्रिस्टल्स होती हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटस। इसका जो सिंगल यूनिट होता है ना, वो एक बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन के साथ ये मिलते हैं, तो ये क्रिस्टल लेटस बनता है। और इस क्रिस्टल लेटस के बनने के दौरान या इसके टूटने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं लेटस एनर्जी। लेटस एनर्जी होती है कि ये वाली जो हमने कंपाउंड बनाए हैं, ये जो क्रिस्टल्स बनी हैं पोटेशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम सल्फाइड की, एलुमिनियम ऑक्साइड की या एलुमिनियम ट्राईसल्फाइड की, ये जितने भी आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल्स बनती हैं, इस बनने के प्रोसेस के दौरान या इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है या रिक्वायर्ड होती है तोड़ने के लिए क्रिस्टल को, उसको हम बोलते हैं लेटस एनर्जी। और ये स्ट्रांग फोर्स होती है। लेटस एनर्जी की बात हो गई। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फेज में आयनिक कंपाउंड नहीं कंडक्ट करते। उसके लिए शर्त यह है या तो मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में आयनिक कंपाउंड को होना चाहिए या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। तो सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आयनिक जो बॉन्ड होता है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई बॉन्ड आयनिक है, कोवेलेंट है या क्या है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के इक्वल हो तो आयनिक बोल सकते हैं, या इससे ज़्यादा हो तो हम बोल सकते हैं रफली कि ये कोई कंपाउंड आयनिक होगा। अब जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये 72% आयनिक होता है, 72% आयनिक होता है, और इसमें 28% कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास सीज़ियम फ्लोराइड है। अब ये जो कंपाउंड है, सीज़ियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। सीज़ियम
ऐसी चीज़ है जो अपना इलेक्ट्रॉन सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो सीज़ियम है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सीज़ियम है। और सबसे ज़्यादा जो हमने स्टार्ट डेफिनेशन से किया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात की थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो सीज़ियम है। और फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। और इसकी ये जो होता है ये 92% तक आयनिक करैक्टर इसमें होता है। लेकिन फिर भी इसमें 8% कोवेलेंट करैक्टर होता है। तो यू कैन से दैट कि नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक। कोई भी बॉन्ड जो आप बनाएंगे वो 100% आयनिक नहीं होगा। ये जो है इस चीज़ को फजान ने ये एक फाजान्स ये एक साइंटिस्ट है, उसने रूल दिया था। उस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ आयनिक होगी या कोवेलेंट होगी। तो मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर होता है, ये फजान्स ने बताया था। और जो कोवेलेंट होता है उसमें आयनिक भी होता है। तो ये बात है कि जो 100% आयनिक कोई भी बॉन्ड नहीं। तो दीज आर ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड। बनता कैसे है? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इस वजह से बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो पॉसिबल हो जाएगा और बॉन्ड हमारे पास जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी उसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देंगे। और उसके अलावा आप एग्जांपल जितनी मर्ज़ी कोट करते रहें, आयनिक बॉन्ड की एक मेटल ले लें एक नॉन मेटल ले लें, तो तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर कर के इंजॉय भी साथ करें और आयनिक बॉन्ड भी बनाते रहें। तो ये है ऑल अबाउट दी आयनिक बॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।